हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोको जायसवाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं शानदार ज़बरदस्त होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वह सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के बारे में है और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके बारे में मैं पिछले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस इस पर कर चुका हूं। आज हमारा जो है जो सेकेंड और तृतीय गोलमेज सम्मेलन है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उस समय जो कुछ और घटनाएं घटित हो रही थी उसके बारे में भी बात करना इम्पोर्टेंट है, तो हम इस टॉपिक में उसको भी कवर करेंगे। उसमें जैसे आप बात करेंगे सांप्रदायिक पुरस्कार की, फिर आप देखेंगे कि उसमें जब आगे और भी बातें आएंगी तो पूना समझौता के बारे में भी हम आपको यहीं पर डिस्कस कर देंगे, ताकि आपको चीज़ों को जोड़ने और समझने में आसानी हो। हाँ, यदि आप हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके जब हमारा वीडियो आए। आप देख रहे होंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं और जल्द ही इस टॉपिक को पूरा कवर हम लोग कर लेंगे, बहुत ही अच्छे और सिस्टमेटिक ढंग से साइंटिफिक नोट के साथ एक दो और अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गोलमेज सम्मेलन का एक छोटा सा झलक मैंने दिखाया है, जिससे आप समझ सकते हैं इस गोलमेज सम्मेलन कैसे होता था। एक प्रकार से वो झलक मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया है। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। यहाँ देखिए, गांधी जी हंसते हुए आपको दिख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे गांधी जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं, तो क्योंकि ये मुस्कुरा रहे हैं कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है इसी में आप देखेंगे गांधी जी भाग लेते हैं। और गांधी जी यह जान जाते हैं कि इस गोलमेज सम्मेलन में मैं तो भाग ले ही रहा हूँ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, खाली हाथ आऊँगा। और लोगों से बोल भी देते हैं कि देखो मैं जा रहा हूँ, मुझसे आशा बहुत कुछ ना रखना, मैं जानता हूँ इस गोलमेज सम्मेलन से बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है, खाली हाथ जा रहा हूँ, खाली हाथ ही वापस आऊँगा। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए कि जो हमारा आज हेडिंग पड़ा हुआ है वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है। यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आप देखेंगे 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक चलता है 1931 में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो टाइम है वह 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक। कब? सन जब पूछे जाएगा तो 1931 तक, 31 तक नहीं, 1931 में। ठीक है, विशेषता इसकी क्या है? तो विशेषता है कि यह एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, क्योंकि आप देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कौन जाएंगे? गांधी जी। तो यह एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया, और एकमात्र प्रतिनिधि जो भाग लिए थे वो कौन थे? गांधी जी थे। ठीक है, किस जहाज, अच्छा इनके बारे में और ही चीज़ें इनसे जोड़ के पूछी जाती हैं। तो गांधी जी जैसे किस जहाज़ से गए, कहाँ पर रुके, ठीक है, फिर वहाँ पर किससे मिले, क्या बातें हुई, इस सब के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि अगर पूछेगा गांधी जी इस गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज़ से वहाँ पहुँचते हैं, तो आप देखेंगे जहाज़ का नाम है SS राजपुताना। तो जहाज़ का क्या नाम है? SS राजपुताना। 12 सितंबर को यह पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ 12 सितंबर को लंदन में यह पहुँचेंगे। किस जहाज़ से पहुँचेंगे? SS राजपुताना जहाज़ से। और कहाँ रुकेंगे? तो लंदन के देखेंगे किंग्सले हॉल में। कहाँ रुकेंगे? लंदन के किंग्सले हॉल में। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो पूछता है कि कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कौन गया था, तो गांधी जी गए थे। किस जहाज़ से गए थे? तो SS राजपुताना से। और रुके कहाँ थे? लंदन के किंग्सले हॉल में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता है कि लंदन के कुछ दूर पे एक शहर है और वह शहर है लंकाशायर। लंकाशायर को औद्योगिक शहर भी कहा जाता है। तो लंदन में एक शहर है, लंदन से कुछ ही दूरी पे लंकाशायर नामक एक शहर है जो औद्योगिक शहर या क्षेत्र है। तो यहाँ आप देखेंगे, एक मिनट, यहाँ आप देखेंगे जो औद्योगिक शहर है वहाँ पर पूंजीपति और श्रमिक 2 वर्ग रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर पूंजीपति रहता है और वहाँ श्रमिक वर्ग। देखो, जहाँ पूंजीपति रहेंगे, कल कारखाने लेंगे, वहाँ श्रमिक तो रहेंगे ही रहेंगे। तो आप देखेंगे इसी लंकाशायर औद्योगिक शहर के श्रमिकों ने गांधी का जोरदार स्वागत किया था। गांधी जी पहुँचे हुए थे, तो इस श्रमिकों के द्वारा देख रहे हैं ना, बहुत जोरदार स्वागत किया जा रहा है। और यह इंडियन नहीं थे, आप बता दें, विदेशी श्रमिक थे। तो इस तरह का अपार जो स्वागत होता है, तो इससे गांधी जी मुस्कुराएंगे कि भाई विदेशों में भी हमारा काफ़ी अच्छा क्रेज है। ठीक है, आपको यहाँ से थोड़ी सी बातें मैं बता दूँ। देखिए, मैं वीडियो जब आपको मतलब प्रोवाइड कर रहा हूँ
तो आप इतना मान के चलिए, वीडियो को पूरा देखा करिएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे मैं पढ़ाते पढ़ाते बोल दूंगा कि जो एग्जैक्टली एकदम सेम टू सेम वैसे ही पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में बना के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, वीडियो को पूरा कवर करिएगा, नहीं तो फिर इसका आपको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए, जैसे गांधी जी को अर्धनंगा फकीर, यहाँ पर देखेंगे जब गांधी जी गए जाते हैं तो एक प्रकार से वही लंगोटी, वही क्या बोले, धोती नुमा पहन के जाते हैं। तो इनको देखकर एक लोग जो है ना, वो फ्रैंक मॉरिस थे, इन्होंने कहते हैं, गांधी जी को कहते हैं कि गांधी तो अर्धनग्न फकीर है। तो आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछ लेगा कि गांधी को अर्धनग्न फकीर कौन बोलता है, तो कौन बोलता है, कौन बोलता है, फ्रैंक मॉरिस। कौन बोलता है, फ्रैंक मॉरिस। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ ना, फ्रैंक मॉरिस। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कौन बोलता है, फ्रैंक मॉरिस। और यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि आप गलत क्यों करोगे, क्योंकि ऑप्शन में चर्चिल दे दिया जाएगा, तो आप सोचोगे चर्चिल जो है यही बोला होगा। लेकिन यहाँ पर मैं दो चीज़ें क्लियर कर दूँ, अगर अर्धनग्न फ़कीर के बारे में पूछा जाए तो फ्रैंक मॉरिस है, और लेकिन अगर देशद्रोही फ़कीर की बात की जाए तब चर्चिल है। तो यहाँ ऐसा ना आप गलती करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं तो वो बोलते हैं मेरा क्वेश्चन गलत होगा, आयोग ने मेरा क्वेश्चन का गलत मतलब आंसर दिया, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। फ़कीर देखिए दोनों जगह जुड़ा है, तो अर्धनग्न फ़कीर की बात करेंगे तो फ्रैंक मॉरिस ने कहा था, और देशद्रोही फ़कीर की बात करेंगे तो इसको किसने कहा था, तो चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फ़कीर और कमबख्त बुढ़ा कहा था, जैसे बोलते हैं ना कमबख्त बुढ़ा तो उस तरह को गांधी जी को कहा था कमबख्त बुढ़ा आ गया। तो देशद्रोही फ़कीर और कमबख्त बुढ़ा कौन बोलता है, चर्चिल बोलते हैं, ठीक है। दो पॉइंट याद रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बात करते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे वही चीज़ें मैंने लिख दी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया, और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हो रहा है, यहाँ देखिए गांधी जी शामिल हो रहे हैं, ठीक है। गांधी जी एसएस राजपुताना जहाज़ से 12 सितंबर को, कितने, 12 सितंबर को, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गांधी जी एसएस राजपुताना जहाज़ से 12 सितंबर को लंदन पहुंचते हैं, और लंदन में किंग्सले हॉल में, मैंने आपसे बता दिया किंग्सले हॉल में जाके रुकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस हाल में या कहाँ पर रुके थे, तो आपको किंग्सले हॉल याद रखना पड़ेगा। गांधी ने इस दौरान लंकाशायर, मैंने आपको बताया ना कि एक औद्योगिक शहर है लंकाशायर का दौरा करते हैं, और लंकाशायर के मजदूरों ने गांधी जी का शानदार स्वागत किया। यहाँ देखिए ब्रिटिश पत्रकार फ्रैंक मॉरिस लिखता है कि अर्धनग्न फकीर द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु, यहाँ पर देखिए दरअसल क्या होता है कि यह फ्रैंक मॉरिस जब देखता है, या एक ब्रिटिश पत्रकार था, यह जब देखता है ना कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो इसको बड़ा जलन होता है। ये बोलता है कि एक अर्धनग्न फकीर, इसका स्टेटस ही क्या है जो हमारे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे हैं। जब ये सीढ़ी पे चलते हैं तो एक वाकया मिलता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, एक मिनट। जब ये सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पत्रकार घेरे नहीं रहते हैं, तो पत्रकार घेर रहे थे, तो उसमें से या जो था इसने कौन था, ये जो पत्रकार था फ्रैंक मॉरिस जो है, जब इस दृश्य को देखता है तो वह हड़बड़ा जाता है, और यह जल्दबाजी में बोलता है कि एक अर्धनंगा फकीर की क्या हैसियत है जो हमारे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ इस तरह चीज़ें कर रहा है। तो उसको बहुत रास नहीं आती है, तो वह लिख देता है फ्रैंक मॉरिस कि सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ, किसकी, सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ, यहाँ देखो सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ने का दृश्य अपने आँखों से देखता है फ्रैंक मॉरिस। उसके बाद यह लिखता है कि यह एक अर्धनंगा फकीर जो हमारे ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता करते हुए, इस तरह का हेडिंग देके लिखता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में कौन इसमें शामिल होता है, तो याद रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। तो कौन शामिल होता है, एनी बेसेंट। तो मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं। राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट शामिल होते हैं, ठीक है। फिर हिंदुस्तान की महिलाओं के प्रतिनिधि, अब हिंदुस्तान की तरफ से महिलाओं का प्रतिनिधि कौन करने गया था, तो वहाँ देखेंगे सरोजनी नायडू और एक बेगम शाहनवाज,
ठीक है, इसको याद रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट जो गई थी वो दरअसल राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में गई थी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि हिंदुस्तान की महिलाओं की तरफ से कौन गया था, तो ऑप्शन में एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ क्लियर रहिएगा कि सरोजिनी नायडू शामिल थे और बेगम शाहनवाज जी शामिल थे। ठीक है, बाकी वही चीज़ें मैंने इसको यहाँ पर लिख दी हैं। आगे बढ़ते हैं। इस सम्मेलन में कवि, दार्शनिक, राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल इम्पोर्टेंट है। तो इस एक क्या थे, एक कवि भी थे और दार्शनिक भी थे, उसके बाद राजनीतिक व्यक्ति भी थे। तो एक प्रकार से मोहम्मद इकबाल जो हैं उनकी यह विशेषता थी और विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था और ये दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो पूछा जाएगा कि मोहम्मद इकबाल को किसे विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, तो मोहम्मद इकबाल को। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही देखेंगे मुस्लिम प्रतिनिधियों और अम्बेडकर ने भी अपने अपने लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। देखिए, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग ये लोग पहले से कर रहे थे। तो अब इसमें भी क्या होगा कि मुस्लिम प्रतिनिधि जो जाएंगे वहाँ अम्बेडकर जी हैं, तो ये लोग देखेंगे कि अपने अपने लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का बात करेंगे। अब पृथक जो निर्वाचन मंडल है क्या है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए चर्चिल ने सरकार की आलोचना। अब यहीं देखिए उस समय चर्चिल जो था, देखिए बाद में क्या है ना, चर्चिल बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अभी चर्चिल सरकार में नहीं है, तो चर्चिल ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि एक देशद्रोही, मैंने आपसे बताया ना देशद्रोही फकीर की बात करेगा तो चर्चिल, तो एक देशद्रोही फकीर के साथ में सरकार बराबरी की हैसियत से बात कर रही है जो कि अनुचित है। अब यह चर्चिल को जलन हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि सरकार जो बराबरी की हैसियत से बात कर रही है वो भी किससे, एक देशद्रोही फकीर से। अब देशद्रोही फकीर किसको कह रहा है, गांधी को कह रहा है। तो इस बात को याद रखे रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब यहीं पर हम जान लेंगे कि जो सांप्रदायिक पुरस्कार वगैरह है इसी टाइम पीरियड में आप देखेंगे घटित होगा। तो 1932, अब 1932 की जो है वर्ष आता है और 1932 में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। जैसे कुछ घटनाएं घटी हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे 16 अगस्त को देखेंगे सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बातें कही जा रही थी कि सांप्रदायिक पुरस्कार मतलब लोग चाह रहे थे कि उनको मिले, तो उस प्रकार की सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। क्या होता है इसके बारे में नीचे वीडियो में हम आपको बताएंगे आगे। फिर आप देखेंगे सितंबर में क्या होगा कि 20 सितंबर को गांधी जी आमरण अनशन करेंगे। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा होगी तो आमरण अनशन करेंगे। इसके लिए आप देखेंगे फिर 4 दिन बाद 24 सितंबर को पूना पैक्ट होगा और यह पूना पैक्ट जो होगा वह गांधी और अंबेडकर के बीच होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 30 सितंबर को फिर 6 दिन बाद अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, यह की जाएगी गांधी के द्वारा। ठीक है, यह किसके द्वारा, गांधी के द्वारा। ठीक है, तो अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी, इसके बारे में सब इत्मीनान से रखिए, मैं वीडियो में आगे इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर आप देखेंगे नवंबर में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। पर ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद की घटनाएं हैं, उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको जानकारी अच्छी लगी। अब आपको आगे बताते हैं कि अब हम इसको क्रमवाइज कैसे पढ़ते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसको आप पढ़ने के बाद समझ जाओगे। यहाँ देखिए सांप्रदायिक पुरस्कार, अब इसको हम क्रमवाइज पढ़ रहे हैं कि जो घटनाएं घटित हुई थी। तो सांप्रदायिक पुरस्कार की जो घोषणा होती है तो वह डेट ही आपसे कभी कभी पूछ लेगा। तो 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा कर दी जाती है। किसने की, तो यह क्वेश्चन पूछेगा किसने की, तो यह रामजे मैकडोनाल्ड द्वारा। ठीक है, या इनका क्या कहना था कि इनका कहना था कि सांप्रदायिक पुरस्कार के द्वारा अनुसूचित जातियों को भी मुस्लिम, सिख, ईसाई के समान अल्पसंख्यक मान लिया गया और उसके लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का जो है प्रावधान कर दिया गया। जो अनुसूचित जातियां हैं
उनके लिए भी देखेंगे एक पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसको लेके गांधी जी काफ़ी रुष्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हिंदुओं को बांटने की बात थी और यह हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न भाग है, और ऐसा समाज हिंदू समाज से अलग नहीं था। और क्या करना चाहते थे देखेंगे कि आप अंग्रेज इनको हिंदुओं से लड़ाना चाहते थे, और आज भी ऐसा ही हो रहा है कि कुछ बाहरी शक्तियाँ देखेंगे कि जो हरिजन लोग माने जाते हैं उनमें फूट डाल रहे हैं और उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पे जुल्म हुआ था, ये हुआ था, वगैरह हुआ था, और पुरानी बातों को लेके देखेंगे कि हिंदू समाज से उनको अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे गांधी जी का आमरण अनशन। तो गांधी जी का आमरण अनशन इसीलिए होता है कि यह हिंदू समाज से अलग नहीं है, अर्थात इनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान क्यों किया गया, इस बात को लेकर गांधी जी का आमरण अनशन शुरुआत होता है 20 सितंबर को, और कहाँ पर, यरवदा जेल में। आप देखेंगे कि गांधी जी बंद हुए थे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि यरवदा जेल में बंद हुए थे, पूना के। ठीक है, क्यों? क्योंकि सांप्रदायिक पुरस्कारों के विरोध में यह आमरण अनशन करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए आपका यह बलिदान उत्कृष्ट है। तो आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसने कहा था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए आपका यह बलिदान उत्कृष्ट है? तो यह कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसके संदर्भ में? गांधी जी के संदर्भ में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो बात करेंगे वह है पूना समझौता। पूना समझौता इम्पॉर्टेंट है, आप इसके बारे में अच्छे से पढ़िए। हम अच्छे से जितने भी पॉइंट होते हैं एग्ज़ाम के, अगर व्यू से देखा जाए तो मैं उसको सारा इसमें डाल दिया हूँ। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम देते समय कोई किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, और सारे क्वेश्चन यहीं से लगभग सारे क्वेश्चन मुझे लगता है कि हल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पूना समझौता कब होता है। तो पूना समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को। किसके किसके मध्य? तो यह किसके किसके बीच होता है? अंबेडकर को और गांधी के मध्य। ठीक है, इसमें हस्ताक्षर कौन करते हैं? इसमें देखेंगे इस समझौते में हस्ताक्षर अंबेडकर करते हैं, और गांधी जी स्वयं नहीं करते हैं। इसमें हस्ताक्षर करते हैं मदन मोहन मालवीय। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें कौन कौन हस्ताक्षर करते हैं, तो आप सोचोगे गांधी और अंबेडकर के मध्य हो रहा है तो गांधी करेंगे और अंबेडकर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी जी की तरफ से देखेंगे मदन मोहन मालवीय इस पर हस्ताक्षर करते हैं। इस पर प्रावधान क्या था? तो इसमें जो प्रावधान था, तो उसमें पहला प्रावधान था कि जो समाप्त कर दिया जाएगा, जो पृथक निर्वाचन मंडल है इसको हम समाप्त करेंगे। दूसरा था कि अनुसूचित वर्ग के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में जो आरक्षित सीटें थी 71 थी, हम उसको बढ़ाकर 147 कर देंगे। तो यह प्रावधान हो गया। दूसरा जो इसमें प्रावधान था कि केंद्रीय विधानसभा में समान वर्ग के लिए 18%, समान वर्ग के लिए 18% जो सीटें थी आरक्षित थी। तो क्या किया गया कि 18% सीटें आरक्षित कर दी गई। तो आप देखेंगे समान वर्ग की 18% सीटें आरक्षित कर दी गई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। हम आगे चलते हैं। ऑल इंडिया, अब हम देखेंगे जो हमने बताया था कर्मवाजी हमको पढ़ना है, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी संघ, इसके बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। तो इसी को इंग्लिश में हम कहेंगे ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, या इसी को हिंदी में हम बोलेंगे कि अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी मंच। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना हुई 30 सितंबर 1932 को। किसने की? गांधी जी ने की। ठीक है, गांधी जी ने की। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो जीडी बिरला। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए? जीडी बिरला। ठीक है, देखिए स्थापना तो गांधी जी करते हैं, लेकिन अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वह जीडी बिरला। इन्हीं को हम पूरा नाम बुलाएंगे तो घनश्याम दास बिरला, इस नाम से जानते हैं। इसी वर्ष गांधी ने देखेंगे हरिजन का प्रकाशन भी करते हैं जो न्यूज़पेपर या पत्रिका बोल सकते हैं, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन भी कौन करता है? गांधी जी द्वारा किया जाता है इसी वर्ष मतलब 1932 के। गांधी जी देखेंगे कि हरिजन जो है यह अंग्रेजी में निकलता था,
तो हरिजन के बारे में पढ़ लें। हरिजन गांधी जी द्वारा कई समाचार पत्र या पत्रिकाएं निकाली गई जो उनकी भाषा थी उसके बारे में बात कर लें। तो हरिजन जो निकला था वो अंग्रेजी में होता था और हरिजन सेवक हिंदी में होता था, हरिजन बंधु। 3 चीज़ें याद रखे रहिए, ये गांधी जी से संबंधित है, मैंने एक जगह इकट्ठा कर दी है। हरिजन पूछेगा तो हरिजन इंग्लिश में, हरिजन सेवक सेवक हिंदी में, और हरिजन बंधु बंधु क्या हो गुजराती में। तो यहाँ से याद रखे रहिए, बंधु में छोटा उमात्रा लगा तो गुजराती में छोटा उमात्रा लगा, इस तरह हरिजन बंधु पूछेगा तो गुजराती भाषा में था। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है आप देख पा रहे होंगे कि 17 नवंबर से 19 दिसंबर तक चलता है। यह 1932 में होता है और आधिकारिक पत्र श्वेत पत्र रिपोर्ट जारी की जाती है। आप देखेंगे यहाँ एक आधिकारिक पत्र जिसे हम श्वेत पत्र रिपोर्ट के नाम से जानते हैं जारी की जाती है। तैयार की गई तैयार कब की गई? तो गोलमेज सम्मेलन के दौरान साइमन कमीशन की रिपोर्ट। इसको जो तैयार किया गया, जो गोलमेज सम्मेलन है और साइमन कमीशन का रिपोर्ट था, उसको आधार बनाकर इसे तैयार किया गया। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर भारत शासन अधिनियम 1935 तैयार किया गया। ठीक है, आप देखेंगे कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है तो आधिकारिक श्वेत पत्र जारी किया जाता है। और यह श्वेत पत्र होता क्या है? दरअसल गोलमेज सम्मेलन और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, इससे जो निचोड़ निकलता है उसको मिला के इसको जारी किया गया था। आप देखेंगे इसमें जितने भी प्रावधान थे इसी को आधार बनाकर बाद में देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 को तैयार किया जाता है। ठीक है, इस सम्मेलन में ऐसे लोगों को आमंत्रित ही नहीं किया गया जिसने सरकार का विरोध की संभावना थी, अर्थात ऐसे सरकार ने ऐसे लोगों को आमंत्रित ही नहीं किया जो उनका विरोध करे। ठीक है, इस सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकांश प्रतिनिधि या तो उदारवादी थे, ठीक है, या तो वह सांप्रदायिक थे। 2 ही प्रकार के लोग इस सम्मेलन में भाग लिए। किसमें? तीसरे सम्मेलन में। इस सम्मेलन के बाद एक श्वेत पत्र, देखिए मैंने वही चीज़ लिख दी ना, इस सम्मेलन के बाद एक श्वेत पत्र रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट तीनों गोलमेज सम्मेलनों और साइमन कमीशन रिपोर्ट का अध्ययन करके तैयार किया गया। और आप देखेंगे कि इस रिपोर्ट के आधार पर ही 1935 का भारत शासन अधिनियम जो लाया गया इसी रिपोर्ट के आधार पे था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा भारत शासन अधिनियम किस रिपोर्ट को आधार बनाकर बनाया गया? तो वह होगा तीनों गोलमेज सम्मेलन और साइमन कमीशन रिपोर्ट के अध्ययन के बाद इसको तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप और भी जितने वीडियो हैं सबको देखिए ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।